नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल अभिषेक जीएस एकेडमी में। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो लोग भी नए हों प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। पहला क्या प्रश्न है? जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? अगर जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी किया। वह फरमान जारी किया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और उसमें कहा गया कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका डी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह फरमान कब जारी किया गया था? 1613 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय गढ़वाल वंश पे राजा जयचंद का शासन था, और राजा जयचंद जो था, जयचंद, वह गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा गढ़वाल वंश। ऑप्शन क्या होगा? डी। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित से किस वंश का शासन था? गढ़वाल वंश का शासन था, और जयचंद जो था वह गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है? गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है, गुप्त शासक की स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता है, और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता है। तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दीनार कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, दीनार। अगर कोई पूछे चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो गुप्त शासक में चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है? जैन धर्म में संलेखना कहिए या आप संथारा कहिए, जैन धर्म में एक ऐसी प्रथा है जिसे संलेखना कहा जाता है। संलेखना में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र हो चुकी हो, ठीक है, वह अपना उपवास के द्वारा अन्न जल सब त्याग करके वह अपनी प्राण त्याग कर सकता है। कहने का अर्थ है वह अपना सब कुछ छोड़ के, अन्न जल पानी सब कुछ छोड़ के अपने प्राणों को त्याग कर सकता है। इसी को संथारा कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन होगा बी, उपवास द्वारा प्राण त्याग। नेक्स्ट प्रश्न है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट प्रश्न है। 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर दीजिए। अब ऑप्शन ए है आपका 1833 के चार्टर एक्ट में क्या है? ऑप्शन ए, इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यह ऑप्शन आपका सही है। सेकेंड है, इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया। यह भी सही है आपका। तीसरा है, इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया। यह भी आपका ऑप्शन सही है। चौथा है, इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। इसमें चारों ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा डी, उपर्युक्त में से सभी सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लेने वाले जो नेता थे वह थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन ए सही होगा, महात्मा गांधी थे, जो कि कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था उसमें भाग लेने वाले नेता थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो गांधी जी का जो पहला साहसिक कदम था वह कदम था आपका चंपारण आंदोलन था। क्या था? चंपारण आंदोलन था। यह कब हुआ था? यह 1917 में गांधी जी का पहला आंदोलन था। चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था? यह बिहार में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान दीजिए कि जो बंगाल विभाजन था वह 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया था, लेकिन 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन करने की घोषणा हो चुकी थी। निर्णय ले लिया गया था 20 जुलाई 1905 को कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। उस समय जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन होगा ए सही, लॉर्ड कर्जन। अगर कोई आपसे कहे बंगाल विभाजन किस तारीख को हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था, लेकिन 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन करने का निर्णय लिया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। दोनों बात आप ध्यान दीजिएगा। निर्णय लिया गया था बंगाल विभाजन करने का 20 जुलाई 1905 को और बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ए, लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट प्रश्न है। उच्चतम लवणता पाई जाती है। उच्चतम लवणता पाई जाती है तो यह कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है वान झील टर्की में। कहाँ पाई जाती है? वान झील टर्की में। ऑप्शन डी सही, वान झील टर्की में। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से आपको एक पहचानना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो जल्दी पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। इसी में हम थोड़ा सा गलती हमको लग रहा है। आइए अगला देखते हैं। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीय वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है। यह भी सही है आपका। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। यह भी सही है। ऑप्शन आपका जो गलत होगा वो होगा आपका बी, यह कथन सही नहीं है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, यह कथन गलत है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लवणी जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। लवणी जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं आपके हैलोफाइट्स। ऑप्शन सी सही होगा, हैलोफाइट्स। नेक्स्ट प्रश्न है। जनगणना 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय पूछा है, पहला नहीं पूछा है। द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगर जनसंख्या की बात करें तो भारत में सबसे पहले स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे बंगाल, पाँचवें पे आंध्र प्रदेश। यहाँ पे पूछा है भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो
तो वह राज्य है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन सी सही होगा, महाराष्ट्र। अगर पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पे आपका है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य। अब एंट्री पार्ट व्यापार क्या होता है? एंट्री पार्ट व्यापार का अर्थ होता है कि भारत विदेशों से वस्तुओं का आयात करेगा और उन वस्तुओं का आयात करके अपने पड़ोसी देशों को निर्यात करेगा या उनको बेचेगा। जिसके पास समुद्र तट नहीं है, जैसे समुद्र तट किसके पास नहीं है? भूटान के पास नहीं है, नेपाल के पास नहीं है, अफ़गानिस्तान के पास नहीं है, इराक, ईरान, इन देशों के पास समुद्री तट नहीं है। तो भारत क्या करता है? विदेशों से वस्तुओं को आयात करेगा और उन्हीं वस्तुओं को इन पड़ोसी देशों को निर्यात कर देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सही होगा आपका निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु। ऑप्शन डी सही, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में तेल शोधक कारखाना है, सूची 2 में राज्य है। तो देखते हैं, तटीपाका यह किस राज्य में है? तटीपाका एक तेल शोधक कारखाना है। यह कहाँ पे है? यह है आंध्र प्रदेश में। इसको आप लोग याद करिएगा, तटीपाका कहाँ पे है? यह है आंध्र प्रदेश में। कोयली तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? यह है आपका गुजरात में। कोयली तेल शोधक कारखाना गुजरात में है। नागापट्टिनम तेल शोधक कारखाना यह कहाँ पे है? यह है आपका तमिलनाडु में। और नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? यह है आपका असम में। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? तो यह सुझाव दिया गया था राज्य समिति के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य समिति के द्वारा। यहाँ ऑप्शन सही होगा आपका ए, राज्य समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंक दर का आशय है। अब बैंक दर का क्या आशय है? बैंक दर का आशय है कि केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, यह वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंकों को उधार देती है। यह वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा व्यापारिक बैंकों को उधार दी जाती है। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका डी, केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट प्रश्न है, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। क्या हो? विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ए, विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।